देखो आज पढ़ेंगे हम लोग स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप कैसा होता है? ऐसे रहेगा। तो इसमें तुम जो वेव्स देखेगा फॉर्म होता है वह कैसा दिखेगा? ये जो पॉइंट होगा ये कैसा पॉइंट होगा? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो होता है सबसे ज्यादा रहता है। तो प्रेशर अगर सबसे ज्यादा है तो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन मिनिमम होगा। दैट मीन्स कि ये नोड का पोजीशन बनेगा। और ये वाला जो है ओपन एंड है ना, ये तुम्हारा क्लोज्ड एंड और ये है तुम्हारा ओपन। ठीक है। तो इस केस में जो प्रेशर है यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ जो प्रेशर है वो मिनिमम है। ठीक है। तो उस हिसाब से इसका ऑसिलेशन क्या होगा? सबसे कम। तो वो कितना हो सकता है? 0। और इसका ऑसिलेशन क्या होगा? सबसे अधिक कितना हो सकता है? दो वेव्स कंबाइन होने के बाद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो देख रहे थे स्टैंडिंग वेव्स में 2a देखे। तो उस हिसाब से हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये एंटी नोड है और ये वाला पॉइंट क्या है? नोड है। समझ गया? तो अगर तुमको बोलेगा कि तुम जो भी पोजीशन है नोड का और एंटी नोड का वो तुमको बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो, जैसे तुम्हारा y का वैल्यू बता दो कितना था? 2a sin kx cos ओमेगा टी। इस केस में जो एम्पलीट्यूड का काम कर रहा था वो ये था। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है उसका काम कर रहा था 2a sin kx, है ना। cos ओमेगा टी एम्पलीट्यूड में नहीं शामिल करेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा? जब ये क्या हो जाए? 0। तो इफ साइन kx इक्वल टू 0, तो इन दैट केस एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0 और वो पोजीशन क्या बन जाएगा? नोड। ऑसिलेशन होगा ही नहीं ना। एम्पलीट्यूड 0 है तो ऑसिलेशन कहां से होगा? तो ये 0 होने का यही पॉसिबिलिटी है कि kx का वैल्यू इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? n पाई पढ़ाए थे। कैसे फिर से बताना है क्या? ठीक है। तो n पाई जिसमें कि k का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? जिसमें हम n का वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे लेते जाएंगे। ठीक है। तो समझ आ रहा है? तो एक तो ये हो गया। अगर बोलेगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, मतलब x का जो भी वैल्यू होगा वो निकालने के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? जो मैक्सिमम होगा एम्पलीट्यूड वही होगा ना एंटी नोड। तो उस केस में तुम्हारा साइन kx का वैल्यू या तो +1 हो सकता है या फिर -1। नहीं समझा? तो अगर मान लो कि साइन kx का वैल्यू या तो +1 है या फिर -1 है, तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड बनेगा स्टैंडिंग वेव में सबसे ज्यादा होगा और उसी पोजीशन को बोला जाएगा एंटी नोड। तो ये कब हो सकता है? जब kx इक्वल टू
2n-1 पाई बाई 2। अब ये देखो कैसे होता है, हम तुमको यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे सपोज करो कि n का वैल्यू तुम ले रहा है 1, तो यहाँ से n अगर 1 है तो ये 2-1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू पाई, तो पाई बाई 2। तो साइन kx के जगह पाई बाई 2 रखने से 1 मिलता है मेरे को, है ना? समझ आ रहा है? जैसे kx इक्वल टू हो गया 2 इंटू 1-1 पाई बाई 2, तो ये आ गया तुम्हारा पाई बाई 2। तो kx अगर पाई बाई 2 है तो साइन kx मतलब साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा ना। उसी तरह से अगर हम n का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो kx इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2-1 बाई 2 इंटू पाई। तो kx का वैल्यू हो जाएगा 4-1 3 पाई बाई 2। समझ गया? तो इस केस में जो साइन kx है वो हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2, जिसमें कितना होता है, -1। तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा -2a। साइन kx अगर -1 है तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, -2a। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो दोनों का हम एक फॉर्मूला यहाँ पे निकाले हैं। तो बताओ k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू 2n-1 पाई बाई 2। तो यहाँ से x हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे यहाँ पे, और पाई से नहीं ये सॉरी, पाई से पाई कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2n-1 और लैम्डा उधर चला जाएगा, 2 इंटू 2 4। समझ आ गया? और इसमें हम n का वैल्यू चालू कर रहे हैं 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे। बोलो डाउट है इसमें किसी को भी? तो इस तरह से हम जो पोजीशन होता है नोड्स का, और एक क्या बताए, पोजीशन जो होगा तुम्हारा एंटी नोड्स का, वो हम पता कर पाएंगे इन दोनों फॉर्मूला से। ठीक है, x का वैल्यू अगर n लैम्डा बाई 2 लेंगे तो हमको जो पोजीशंस मिल रहा है वो नोड्स माना जा रहा है यहाँ पे। और अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे 2n-1 लैम्डा बाई 4 ले रहे तो वो जो पोजीशन माना जा रहा है वो एंटी नोड्स का माना जा रहा है। तो इसको लिखिए, फिर आगे हम बताते हैं कि किस तरह से इसको यूज करेंगे। देखो अभी इसका वेव्स जो फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा वो बता रहे। यहाँ पर जो सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी होगा वेव बनने का, वो ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो भी स्टैंडिंग वेव हुआ करता था वो कैसा था, ऐसे था ना। तो इस केस में जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है क्या होता है, लैम्डा, क्योंकि ये कंप्लीट वेव बना रहा है। तो इसमें जैसा हम देख पा रहे हैं कि हमको नोड कितना दिख रहा है, 1 2 और ये 3, और जो बीच में है वो सब क्या है। तो हमको नोड दिख रहा है 3 और एंटी नोड 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा वेव, इस पार्ट का सबसे छोटा वेव क्या हो सकता है, 1/4 ना। यहाँ से नोड और यहाँ तक एंटी नोड, तो ये यहाँ से नोड और यहाँ तक एंटी नोड, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लैम्डा बाई 4। तो अगर हम इसका लेंथ l मान रहे, l यहाँ पे किसका लेंथ मान रहे हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से वेवलेंथ कितना दिख रहा है, 4 टाइम्स ऑफ l। v इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ से अगर मान लो सपोज करो कि हमको f निकालना है, समझ आ रहा है। इस केस में हम लोग क्या निकाले, फ्रीक्वेंसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी आया है तुम्हारा, ये सबसे मिनिमम वाला फ्रीक्वेंसी है, उसको क्या बोलते थे हम लोग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। समझ में आया?
ये इससे छोटा फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर इससे छोटा फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन तुम कराना चाहता है ना, तो वो पॉसिबिलिटी तुमको यहाँ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक नोड और एक एंटी नोड तो बनेगा ही। ठीक है, तो इससे फ्रीक्वेंसी जो है वो आगे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी आगे और बढ़ते जाएगा, दैट मीन्स की वेवलेंथ कम होते जाएगा। तो वेवलेंथ कम होते जा रहा है, दैट मीन्स कि उसमें और छोटा छोटा वेव्स बन रहा है। तो अगला डायग्राम कैसा दिखेगा, ये क्या है, नोड और एंटी नोड है। तो इस तरह से वेव ऐसा दिखेगा। इसके बाद जो तुम्हारा डायग्राम था उससे रिलेट करो। पहले पार्ट में कितना दिखा, यहाँ से यहाँ तक। अगला पार्ट में कितना दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक तो नहीं दिख पाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंटी नोड, और ये क्या है, नोड। तो ये वाला बन पाएगा अगला, फिर एंड तो ऐसे हो जाएगा ना। तो ये एंड ऐसा हो गया, मतलब दोनों तरफ क्या हो गया, नोड। तो ऐसा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो अगला क्या बनेगा, ये क्या पोजीशन है, एंटी नोड, मतलब अगला यहाँ से लेके वही बना है ना। अब इतना बड़ा वेव बनेगा। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या हो गया है, वेवलेंथ देखो ये पूरा λ/2 है, और उसमें और कितना ऐड हो गया, λ/4। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ से लेके λ/2 था, और यहाँ से और आगे कितना वेव है, 1/4। तो कितना होगा जी, 3 λ/4। तो टोटल लेंथ जो इस बार माना जाएगा वो एल का मान, एल का जो मान होगा वो λ/4 नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब यहाँ जो वेव है वो बदल गया है और उसका वेवलेंथ अलग है। तो एल का वैल्यू माना जाएगा 3 λ/4। इस हिसाब से वेवलेंथ होगा 4l/3। दैट मीन्स कि v इक्वल टू एफ लैम्डा हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा v/λ, और लैम्डा का वैल्यू कितना है, 4l/3। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आता हुआ दिख रहा है 3 टाइम्स ऑफ v/, ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारा फंडामेंटल के बाद आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। ये लिखवाए पहले ये सबका मतलब। फर्स्ट ओवरटोन बोल लो, या नंबर 3 देख रहा ना आगे, यहाँ इसके आगे कितना नंबर था, 1, और फिर कितना हो गया, 3। तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। समझ आ गया, तो लिखिए फिर आगे बताते हैं। पहले ये डायग्राम बनाना, ठीक है, और इसके लिए जो भी फ्रीक्वेंसी होगा और उसका नाम तुमको यहाँ याद रखना पड़ेगा। और इसका डायग्राम अलग बनाना, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 3v/4l होगा, और इसका भी नाम तुमको याद रखना पड़ेगा कि कितना नंबर के लिए क्या लिख रहे हो। अगर मेरे को इसके आगे भी जाना है, तो जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मेरा बन सकता है, वहां पर पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, उसको हम लिख सकते हैं कि 1 के बाद 3 था ना, 3 के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। जितना भी ऑड नंबर होगा वो सब आएगा, 1 3 5 7। एक आसान तरीका तुम ये करो कि f का वैल्यू लिख दो nv/4l, और n का वैल्यू तुम ले लो 1 3 5 7, ऐसे डायरेक्ट लिख दो। नहीं समझा, जैसे nth के लिए क्या निकालेंगे, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, nv/4l। n का वैल्यू कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से, उसके बाद 3, उसके बाद हमको पता है 5 होगा, फिर 7 होगा। तो डायरेक्ट हम ऐसे याद रख लेते हैं कि nv/4l होगा, जिसमें n का वैल्यू 1 3 5 ऐसे। ये ज्यादा आसान होगा, क्योंकि अगर ये तुमको बोलेगा 7th हार्मोनिक, तो उसके लिए तुम n का वैल्यू डायरेक्ट क्या रख देना, 7। आ रहा समझ, तो ये ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट लिखो आगे, मिटा दे इसको। तो लास्ट में तुम ये
लिख लेना कि स्टैंडिंग वेव्स के केस में जो भी फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज इक्वल टू NV/4L एंड N शुड बी इक्वल टू 1 3 5 7 9। बस ये इसका कंक्लूजन था। आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। इसमें तुमको ये ध्यान रखना है कि दोनों एंड्स क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में एंड्स पे क्या बनेगा? एंड्स पे बनेगा एंटीनोड्स। तो दो एंटीनोड आपस में एक साथ तब तक नहीं जुड़ा रहेगा जब तक बीच में एक नोड ना। तो यहाँ पर नोड होगा। और अगर हम इसका एक पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाना चाहें तो यहाँ से ला करके ऐसे मिला करके इधर ले जाना पड़ेगा, ऐसे, और यहाँ से तुम अगर पूरा कंप्लीट वेव देखेगा तुमको ऐसा दिखेगा, ऐसे। तो इसका जो पार्ट है कौन सा पार्ट है? यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ क्या है? नोड है। यहाँ क्या है? नोड। यहाँ क्या है? एंटी नोड। यहाँ क्या है? नोड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला लेंथ है ना, इसके अलावा कोई पार्ट और पॉसिबल होगा वहां? मिनिमम से मिनिमम यही बनेगा। समझ आ रहा है? तो अगर हम इसका जो लेंथ है वो पूछे यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1/4 इधर है, 1/4 इधर है, तो टोटल हाफ है, हाफ। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर तुम्हारा जो लेंथ है वो किसके बराबर है? लेमडा किसके बराबर हो जाएगा? V इक्वल टू जानते हैं हम लोग F इंटू लेमडा। तो यहाँ से तुम्हारा F क्या आ जाएगा? V अपॉन V/12। बोलो क्लियर है? इसके बाद आगे देखो, अगला पॉसिबिलिटी क्या होगा? ऐसा होगा, बढ़ाते जाओ। समझ रहे हो? क्लैरिटी ये रखना है कि एंड्स पे क्या होना चाहिए? एंटी नोड्स होना चाहिए। अब बताओ इसका लेंथ कितना है? देखो ये जो है तुम्हारा 1/4, ये है तुम्हारा हाफ, और ये कितना? 1/4। तो टोटल लेंथ अगर हमको इस बार मानना होगा तो कितना मानेंगे? L इक्वल टू लेमडा। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है मेरा? F लेमडा। तो F क्या आ जाएगा? और लेमडा का वैल्यू L लेना। समझ आया? एक और देखते, एक और लास्ट। ये वाला लेंथ कितना है? λ/4। ये कितना है? लेमडा। और ये, तो इस हिसाब से इसका लेंथ कितना हो जा रहा है? लेमडा प्लस λ/2, 2 + 1 3 λ/4। L इक्वल टू हो जा रहा है 3 λ/4। तो लेमडा कितना हो जाएगा? 4L/3। ओके, तो यहाँ से V लिखो। V इक्वल टू क्या होता है? F लेमडा। तो F क्या आ रहा है? V/लेमडा। और लेमडा का वैल्यू कितना है? 4L/। बोलो समझ आया? पहला है 1V/12। ठीक है, पहला क्या? 1V/12। दूसरा 2V/12। पहला है 1V/12, दूसरा है तुम्हारा 2V/12, और तीसरा क्या है? तो इसका जनरल क्या हो जाएगा? NV/12, जिसमें N का वैल्यू, समझ आ गया? ये हो जाएगा तुम्हारा nth फ्रीक्वेंसी। तो नाम कैसे लिखेगा? देखो नाम, इसका नाम क्या होगा? फंडामेंटल। इसका नाम होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक।
बोलो समझ आ रहा है? इसका क्या होगा? सेकेंड हार्मोनिक बोलेंगे इस हिसाब से कि 2v/2l है वो, तो n का वैल्यू 2 दिख रहा है, तो सेकेंड हार्मोनिक। और थर्ड का तो लिख ही लेगा तुम, सेकेंड ओवरटोन और कॉमा में थर्ड हार्मोनिक। समझ आ रहा है? उतना नहीं लिखना है, यही लिखना। तो F इक्वल टू क्या हो गया? NV/2L। n का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4। एंड करेक्शन देखो क्या होता है। जब भी कोई पाइप तुम ले रहे हैं, चाहे क्लोज्ड हो चाहे ओपन हो, ठीक है, पार्टिकल्स कौन सा मेथड अप्लाई करके स्टैंडिंग वेव बना रहा है? सुपरपोजिशन। जैसे एक वेव जा रहा था और लौट करके वो आया था, तो उस हिसाब से क्या बन जा रहा था? मेरा स्टैंडिंग वेव। तो अगर मान लो कि यहां से एक वेव गया ऐसे, ये टकराया यहाँ, फिर लौटेगा तो क्या बना लेगा? स्टैंडिंग वेव इस तरह से बनेगा ना, ओपन होकर के यहाँ पे। फिर वेव यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्शन चलता रहेगा ना, नहीं समझे? तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो एकदम एंड से नहीं होगा, वो एंड के थोड़ा आगे। जैसे अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करो, तो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग थ्रो करते हैं तो वो दूसरा मीडियम में थोड़ा बाउंस होकर के इस तरह से आता है, वेव भी वैसे ही आएगा। वेव का जो एयर का डेंसिटी है वो इसके अंदर अलग है और बाहर में अलग है। ज्यादा डेंसिटी किधर माना जाएगा? अंदर माना जाएगा, क्योंकि अंदर में पाइप की वजह से एयर कंप्रेस्ड है, और बाहर में जो एयर है वो ओपन है ना, तो उसका डेंसिटी में और अंदर वाले पाइप के डेंसिटी में जो एयर का डेंसिटी होगा वो अंतर होगा दोनों में। ठीक, अंदर ज्यादा डेंसिटी का एयर का वैल्यू मिलेगा मेरे को, और बाहर में कम वाला। तो इस वजह से अलग अलग मीडियम होने से यहाँ पर क्या होगा कि जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर के ट्रेवल करेगा तो वो पूरा एंड से ना रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, थोड़ा अंदर पेनिट्रेट होकर के रिफ्लेक्ट होगा, उस मीडियम में थोड़ा एंटर होकर के रिफ्लेक्ट होगा। तो जो लेंथ का वैल्यू हम L ले रहे थे वो हमको L ना ले करके कुछ उसके साथ ऐड करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल मेजरमेंट तुमको मिलेगा किसका? पाइप का। समझ गया? इसी को बोलते हैं एंड करेक्शन। तो इसका वैल्यू डिनोट किससे किया जाता है? E से। ठीक है, एंड करेक्शन का वैल्यू इज डिनोटेड बाय E। तो जो मेरा फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी का इसके लिए क्या था? NV/4L। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, एंड करेक्शन करके क्या कर देना है? जो लेंथ है उसको थोड़ा बढ़ा देना है, क्योंकि यहाँ पर साउंड जो रिफ्लेक्ट हो रहा है पूरा एकदम एंड से नहीं, बल्कि उसके पास कुछ एनर्जी मोमेंटम है ना भाई, तो थोड़ा सा आगे जा करके रिफ्लेक्ट होगा। तो इस वजह से हमको एंड में थोड़ा सा लेंथ को बढ़ा करके लिखना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे एंड करेक्शन हम कर दी। समझ गया? और दूसरा वाला डायग्राम क्या था? ऐसे था, तो इसमें दोनों तरफ आ जाएगा एंड, ऐसे आ जाएगा ना। अब जो मेरा लेंथ है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या था? तो इसमें L+2E करके बताना पड़ेगा। समझ आ रहा है? इसमें क्या है कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो पहले के सारे क्वेश्चन को लेकर के लास्ट में एक वर्ड ऐड कर देगा, एंड करेक्शन करके बताइए। तो जो है सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्मूला भी सब कुछ सेम ही लगेगा, बट एल का जो वैल्यू रहेगा उसको केवल बदल के आंसर बताना रहेगा। ठीक है ना? तो ये छोटा सा चीज अगर तुमको नहीं पता रहेगा तो बाकी सब पढ़ लिया, लेकिन लास्ट में छूट जाएगा तुम्हारा। देखो एक रस्सी है मान लो, ठीक है,
इस तरह से है, ठीक है ऐसे। तो ये जो पार्ट है ये इस वाले वेव का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे इसमें वेव का क्या हो रहा है, वेव का प्रोपागेशन चल रहा ना, तो वेव के आगे जाने से उसके पास क्या रहेगा, कुछ स्पीड रहेगा। और ये एक तरह का कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। अगर इसका एक छोटा सा पार्ट हम कट कर दें और उसको क्या कर रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं, कोई भी मीटिंग से जूम करो लेकिन जूम करना पड़ेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं ना, वो बहुत छोटा पार्ट है ना। तो ये तुम्हारा क्या बहुत छोटा सा पार्ट है, तो इसको क्या कर दिया हम लोग, कट किए और उसको जूम कर दिए। अब ये इतना बड़ा दिखने लगा। थोड़ा और अच्छा डायग्राम अगर हम बनाए तो कुछ ऐसा शेप का दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। तो यह एक तरह से एक सर्कल का क्या है, ये पार्ट है जिसका रेडियस मान लो r, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क। और हम ऐसा मान लेते हैं ये दोनों एंगल कितना है, थीटा। और जो वेव ट्रैवल कर रहा था उसका वेलोसिटी कितना है, v। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, v। ठीक है, तो जिसको पूरा देखना देखो, जिसको पूरा नहीं देखना उसको ये पता होना चाहिए कि v का वैल्यू क्या होता है, √t/μ। t का मतलब होता है टेंशन और m का मतलब क्या होता है, मास बाय लेंथ। नहीं वो यहाँ नहीं होता है। तो t क्या होता है यहाँ पे, टेंशन, और म्यू क्या है, तो ये होता है तुम्हारा स्पीड ऑफ वेव्स ऑन ए स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग। तो तुम्हारी मर्जी, तुम इतना याद रखो या पूरा देखो। तो अगर हम इसको सपोज करो कि इधर से ऐसे खींच रहे हैं, तभी ना इसका शेप मेंटेन रहेगा। कोई भी रस्सी का जो शेप होता है वो तभी तक मेंटेन रहता है जब तक उसके पार्ट्स में टेंशन हो। टेंशन नहीं होने पर क्या होता है, नहीं टेंशन नहीं होने पे रस्सी लूज हो जाती है। तो अगर इसमें वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा ना, दैट मीन्स कि रस्सी क्या है, टेंशन में, उसके पास कुछ टेंशन फोर्स है। तो जो भी एंड होता है उस एंड को ऐसे खींचा जाता है टेंशन के साथ, इसीलिए हम दोनों तरफ टेंशन का डायरेक्शन इस तरह से दिखाएं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ये हो गया कि इसका 2 पार्ट्स होगा और इसका भी 2 पार्ट्स होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। और जो ये वेव है यह एक तरह का सर्कल का पार्ट है जिसमें हम क्या देख पा रहे हैं, सर्कुलर मोशन। तो इसके लिए बाहर तरफ एक और फोर्स होता है जिसको बोलते हैं mv²/r बोलते हैं, सेंट्री फ्यूगल फोर्स। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और ये पूरा 90 डिग्री है टेंजेंट, और ये पूरा 90। तो इस हिसाब से ये थीटा होगा, इधर आएगा t cos थीटा और इधर आएगा t sin थीटा। सेम ऐसे इधर भी होगा, इधर आएगा t cos थीटा और इधर आएगा t sin थीटा। तुम देखो t cos थीटा आपस में क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है क्योंकि ऑपोजिट है, इक्वल है। जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो कौन है, सेंटर की तरफ 2t sin थीटा है और सेंटर से बाहर बराबर होगा। और हम बोले थे कि थीटा क्या है यहाँ पे, स्मॉल ही तो वो पार्ट इतना बड़ा है क्या, उसका थीटा बहुत ज्यादा होगा। तो इस वजह से साइन थीटा क्या लिख देंगे, थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2t इंटू थीटा। m किसका लेंगे हम, उस स्ट्रिंग का, और v² बाय r।
इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखो कि 2t इक्वल टू हो जाएगा mv² / r थीटा, हो जाएगा ना? तो r और थीटा क्या लेंथ है किसका? आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है वो, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जो लोग पढ़ता लिखता होगा वो लोग पता होगा कि आर्क लेंथ जो होता है वो L इक्वल टू क्या होता है? आर। तो यहाँ से होगा 2t इक्वल टू mv²/r, थीटा की जगह L। और एक 2 कहीं मिस कर दिए। हाँ, यहाँ 2 जो था ना वो भी उधर जाएगा क्योंकि r 2 थीटा होगा ना। समझ रहे? क्योंकि ये पूरा एंगल 2 थीटा है भाई, पूरा एंगल कितना है? 2 थीटा। लेंथ भी तो r इंटू 2 थीटा होगा, ये यहाँ नहीं रहेगा। तो t इक्वल टू हो जाएगा m/l का वैल्यू क्या लिख देंगे? म्यू इंटू v²। तो यहाँ से v² आ जाएगा t/म्यू और v कितना आ जाएगा? √t/म्यू। तो जिसको डेरिवेशन का मन है देखने का देखो, जिसको नहीं मन है वो उधर देखो ही मत, इतना ही पढ़ दो ना। यहाँ तक हम ये भी बोल दिए जिसको लिखना है डेरिवेशन वो लिखो, जिसको नहीं समझ आया है डेरिवेशन वो दोबारा पढ़ना, ठीक है? दोबारा पढ़ना, उसमें तुम समझने का कोशिश करना, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो उसको तुम छोड़ देना, ठीक है? लेकिन जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो तुमको समझना पड़ेगा कि क्या क्या दिया है और उसको अप्लाई कहाँ करें। तुम्हारे पास ये 2 ऑप्शंस है। अभी हम एक क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है? सेंटर के तरफ पॉइंट करता हुआ होता है। यहाँ पे जो t sin थीटा का वैल्यू है, जो t sin थीटा का वैल्यू यहाँ पर है वो तुम्हारा सेंटर की तरफ है क्या? पॉइंट कर रहे हैं, तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है तुमसे, बाद बाकी तुम बताना चाहता है तो ठीक है। क्वेश्चन समझ आया क्या पूछे हम? जैसे देखो एक सर्कल है मान लो, और इस सर्कल में बॉडी का सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होता है और सेंट्रीफ्यूगल इधर होता है ना जी। मान लो इधर अंदर लग रहा है टेंशन, ठीक है? लेकिन यहाँ पर देखो तो ऐसा है क्या? अगर यहाँ से देख रहे हैं हम सपोज, तो टी साइन थीटा इधर है और टी साइन थीटा इधर है, सेंटर की तरफ है क्या? तो हम कैसे लिख दिए 2t साइन थीटा? अब भी नहीं समझे क्वेश्चन हम क्या पूछ रहे तुमसे? बट वो सेंट्रीपिटल फोर्स तो नहीं है ना, बैलेंस कर रहे। हम पूछ क्या रहे वो समझा ही नहीं सर, बहुत छोटे एलिमेंट के लिए। हाँ ये सही आंसर है। ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये जो पार्ट है, ये इतना छोटा है, ये 2 थीटा का वैल्यू एकदम मायने ही नहीं रखेगा, और ये टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा कुछ इधर ऐसे लग रहा होगा। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगा v इक्वल्स टू √t/म्यू। और एक दो टॉपिक बचा है, कंपोजिट स्ट्रिंग ये सब बचा है, और तुम्हारा डॉपलर्स इफेक्ट ये सब बचा है। ठीक है, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं बचा तुम्हारा। मैंने कि देखो अगर हम तुमको इतना भी पढ़ा दे तो ये तुम्हारा कोर्स में सब इन्वॉल्व हो ही गया है। एक दो टॉपिक और हमको एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, जो कि कंपोजिट स्ट्रिंग में क्या होता है, और डॉपलर्स इफेक्ट तो कंपलसरी है तुम्हारा, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डॉपलर इफेक्ट जो पढ़ेंगे वो तुम्हारा साउंड में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइट वाला भी है बट साउंड वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये डेरिवेशन हम जेई वाला को ध्यान में रख के बताना जरूरी समझे हैं, और नीट वालों के लिए हम बोल दिए कि इधर आप ये समझिए। कुछ बच्चे हैं नीट में जो जानना चाहते हैं तो वो ये देख सकते हैं, ठीक है? अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है? इतना ही लिखो, बाद बाकी बाद में देखो। अगला हाँ 1 मिनट और, ठीक है ना, चलेगा।
1 मिनट का जगह छोड़ दो ना। 1 मिनट का जगह इतना हो गया। देखो लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेच्ड का मतलब खींचा हुआ। अभी एक फॉर्मूला पढ़े, v इक्वल्स टू रूट अंडर t बाई म्यू, है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, रूट अंडर t का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई। तो ये म्यू को तो हम लोग मास बाई लेंथ लिख ही सकते हैं। तो इससे एक और चीज हमको पता चल जा रहा है कि v इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, v इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो ये सब बहुत सारा चीज यहाँ देखने को मिल रहा है। v जो है जिस पे डिपेंड करेगा। तो इसी पे बेस्ड जो लॉज पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, पहला लिखिए लॉ ऑफ लेंथ। क्या क्या फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, और F इक्वल्स टू एन वी बाई 4L, यही था ना। जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और चाहे हम उसमें भी देखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, ठीक है। और इस फॉर्मूला से अगर देखेंगे हम लोग तो v इक्वल टू क्या होता है, f लेमडा रूट अंडर t बाई म्यू। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर t, और तीसरा वाला फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर म्यू। इस हिसाब से तीनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी, लेंथ, टेंशन, मास बाय लेंथ, ये सब रिलेटेड है। जो भी फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि तुम यहाँ पर जो ओपन ऑर्गन पाइप लिया था और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लिया था, उसमें जो लेंथ था वो कांस्टेंट रख रहे थे और अलग अलग वेव बना रहे थे हम लोग, है ना। तो अगर हम सपोज करो कि उस लेंथ को बढ़ा दे या घटा दे तो जो नंबर ऑफ वेव्स बनेगा वो डिफरेंट होगा ना। तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी और लेंथ आपस में मिला है, रिलेटेड है। और टेंशन वाला जो अभी पढ़े हम लोग की v इक्वल टू रूट अंडर t बाई म्यू, तो उस हिसाब से v की जगह f लेमडा रख करके f और टेंशन में रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है। और मास में करना है तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर म्यू। म्यू का मतलब क्या था, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, समझ रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारा इस तरह से तीनों आपस में रिलेटेड। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टैंडिंग वेव्स इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो अब हम लोग रस्सी में देखना चाहते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनता है। रस्सी में तुम्हारा जो एंड्स हम ले सकते हैं वो दो तरीके से ले सकते हैं। मान लो एक वॉल इधर है और एक वॉल इधर है, यहाँ पर बांध दिए रस्सी ऐसे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट, दोनों एंड को कर दिया गया फिक्स। तो यहाँ पर इतना तो पता चल गया कि ये पोजीशन किसका होने वाला है, नोड का, और ये पोजीशन किसका होने वाला है, नोड का। एंटी नोड कैसे होगा वहां पर, तो बीच में मेरा क्या आना चाहिए, एंटी नोड। तो जो मिनिमम पॉसिबिलिटी हो रहा है यहाँ पे वो तो ऐसा हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है ना। ऐसा ही वाइब्रेशन कम से कम हो सकता है, इससे छोटा वाइब्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। देख लो यहाँ पे है पॉसिबल, कैसे पॉसिबल, एंड बंधा हुआ। अगर हम ये लगा दे तो एंड क्या है, फिक्स्ड है ना, तो ये ऑसिलेट कैसे करेगा। जो रस्सी बंधा हुआ है बीच में, तो वो रस्सी में जो पार्टिकल यहाँ अटैच्ड है वो क्या है, फिक्स्ड है। जो पार्टिकल यहाँ अटैच्ड है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो वो पार्टिकल ऊपर नीचे हो पाएगा, तो नोड बनेगा। तो नोड बनेगा तो मेरा पॉसिबिलिटी केवल यही पार्ट हो सकता है, इससे छोटा और नहीं हो सकता। कुछ समझ आ रहा है। तो अब इसको हम यहाँ पर कितना लेंथ लिखेंगे इसका,
हाँ लेमडा बाई 2 इक्वल टू एल। तो यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू 2l एंड v इक्वल्स टू f लेमडा। तो f इक्वल टू हो जाएगा v बाई लेमडा। तो v बाई लेमडा का वैल्यू 2l। समझ आ गया। दूसरा अगर हम बना दे, जल्दी जल्दी बना सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर इधर मान लो एक ऐसा है, एक दूसरा ऐसा है। अब यहाँ पर जो मिनिमम पॉसिबिलिटी होगा वो ऐसे करके इधर और ऐसे करके इधर, ये बना सकते हैं। और इसका लेंथ लेमडा हो जाएगा, जो एल किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा। तो v इक्वल्स टू एफ लेमडा, तो एफ इक्वल्स टू v बाई लेमडा मतलब v बाई एल। तो ये 2v बाई 2l हो गया। तो ये सेम वैसा ही फॉर्मेट है। तो ये तुम्हारा nth वाला क्या हो जाएगा, nv बाई 2l, जिसमें n का वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। समझ रहे बात। और नामकरण भी वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा। रिलेट करके याद रखना है, अलग अलग नहीं। समझ गया। आगे लिखो। इससे इसको समझने के लिए पहले वाला जो फॉर्म बताया गया था वो समझना पड़ेगा। उसमें तुमको पूरा सारा डिटेल में बताए थे हम, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ उसी तरह से एप्लीकेबल रहेगा जैसे वहां किए थे। अगर तुमको इसमें पोजीशन ऑफ नोड्स निकालना है तो तुम्हारा जो साइन की एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0। एन लेमडा बाई 2 निकाले थे वो सब इसमें हम लगा सकते हैं। और पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स निकालने बताए तो वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। हो गया। चलो आगे देखो। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा इसके बाद। इसमें क्या रहेगा तुम्हारा, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड पे बंधा हुआ रहेगा। तो अगर एक एंड पे बंधा हुआ है तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे ही रहेगा ना। ये पोजीशन क्या बना सकता है, एंटीनोड पूरा ऑसिलेट कर सकता है ऊपर से नीचे तक। और ये वाला तो मिनिमम पॉसिबिलिटी ऐसा होगा जो बनाए थे सबसे पहले। उसका क्लोज्ड वाला ये वन एंड ओपन वाला है भाई। ठीक है, सेम टाइप याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। और तुम घर जाकर के क्या करना कि सबको एक जगह समराइज करना, एक ही पेपर में सब। ठीक है, तब तुमको सारा का फॉर्मूला याद रहेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा जो लेंथ है कितना है, लेमडा बाई 4। ठीक है, तो उस हिसाब से जो लेंथ हो जाएगा स्ट्रिंग का हो जाएगा लेमडा बाई 4। तो यहाँ से लेमडा क्या आ जाएगा, 4 है। और फिर से लिखेंगे v इक्वल्स टू एफ लेमडा, तो f इक्वल्स टू v बाई लेमडा, v बाई 4। दूसरा बनाते कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा एंटी नोड और यहाँ नोड। ये कितना है, लेमडा बाई 2 और ये लेमडा बाई 4। तो 3 लेमडा बाई 2 4, 3 लेमडा बाई 4। तो यहाँ से तुम्हारा एल आ जाएगा, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग आ जाएगा 3 लेमडा बाई 4। तो यहाँ से लेमडा हो जाएगा 4l बाई 3 और v इक्वल टू एफ लेमडा। उस हिसाब से f इक्वल टू क्या आ जाएगा, v बाई लेमडा, v बाई 4l बाई 3। ठीक है, 3v बाई 4l। बोलो समझ आ रहा है। तो ये तुम्हारा अगला तो पता चल ही गया तुमको, 5v बाई 4l। तो nth वाला nv बाई 4l, लेकिन n का वैल्यू हम लेंगे 3, 5, 7। इतना मत जाओ, इतना भी दूर मत चल जाओ कि 1 2 3 याद ही नहीं। 1 2 3 याद रखो खाली बस। ये तुम्हारा आ जाएगा सेम उस टाइप का जो पहले अभी थोड़ा देर पहले किए थे। अगला टॉपिक है वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग। ये ध्यान से देखना, इसको थोड़ा 2 पार्ट में हम समझाएंगे। हाँ देखो, पहला पार्ट सपोज करो कि ऐसे ले रहे, कंपोजिट का मतलब होता है दो अलग अलग मटेरियल से, एक तरफ अलग है दूसरे तरफ अलग है और दोनों को लाके बांध दिए। नहीं समझा, एक तरफ अलग मटेरियल दूसरी तरफ अलग मटेरियल, दोनों को लाए और आपस में क्या किए, बांध दिए। तो इधर वाला स्ट्रिंग अलग हो गया, इधर अलग हो गया।
तो इसको बोला जाता है कंपोजिट स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो कंपोजिट स्ट्रिंग दो अलग टाइप से रहेगा। एक तरफ एक तरफ कुछ ऐसा होगा और दूसरी तरफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम देख पा रहा है ये लेंथ कितना है L1 और ये L2। ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, ये तो तुमको पता है एंड वाला क्या बनेगा नोड, और ये नोड, दोनों तरफ नोड ही बनेगा ना। बीच वाला क्या बनेगा नोड बनेगा। कितना लोग नोड बोल रहे हैं ये नोड भी बन सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं कि ये नोड पॉइंट होगा या फिर एंटी नोड होगा, जैसा सिचुएशन। क्लियर है? क्योंकि एक डायग्राम तुमको बताए थे जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स दिखा रहे थे, एक तरफ से वेव रिफ्लेक्ट होके लौटा भी था और कुछ पार्ट उसका आगे भी गया था, तो वो पॉइंट का ऑसिलेशन हुआ था ना। तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है नहीं भी, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए ये पॉइंट नोड भी हो सकता है एंटी नोड भी। तो अगर सपोज करो कि नोड बन रहा तो कैसा दिखाई देगा, देखो समझा, इधर वाला ये जो पॉइंट ये ऑसिलेट कर रहा है नहीं। अगर सपोज करो कि इसी पॉइंट को हम दूसरा कुछ बना दे, क्या बना दे, उस केस में ऐसे जाकर, समझ आया, ये वेव कंटिन्यूड रहेगा, बट यहाँ जो बंधा हुआ पार्टिकल है ये भी क्या करेगा ऑसिलेट। तो ये क्या बना बोलो, समझ आया? दोनों पॉसिबिलिटी है, नोड भी बन सकता है और एंटी नोड भी, लेकिन जो एंड है वो तो बंधा हुआ है ना, तो वो नोड ही रहेगा क्योंकि वो बंधा हुआ है। लेकिन जो बीच वाला पॉइंट है वो बंधा हुआ नहीं, मतलब रिजिड नहीं, रिजिड नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि नोड हो और दूसरा एंटी नोड हो, इस तरह से वहां पे पॉसिबिलिटी होगा। क्लियर है? डाउट है किसी को? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुमको ये याद रखना पड़ेगा, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आ गया कंपोजिट स्ट्रिंग, तो उसमें तुमको ये समझना पड़ेगा कि जॉइंट वाला जो भी पॉइंट है बीच में जो बंधा हुआ है वो वाइब्रेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जब नहीं कर रहा है तो वो नोड पॉइंट है, और जब कर रहा है तो एंटी नोड। समझ गए? अगर मान लो कि हम बोले तुमको यहाँ पर कि इसमें सपोज करो कि N1 लूप्स है, कितना है N1 लूप्स, और इसमें कितना है N2 लूप्स। लूप समझ रहा ना? और इसका जो वेवलेंथ है वो λ1 है, इसका जो वेवलेंथ है वो λ2 है। जैसे हम यहाँ पर दो कंडीशन बताए तुमको, क्या नोड और एंटी नोड। हम पहले फर्स्ट वाला को उठा रहे, ठीक है, फर्स्ट वाला को उठाए और उसको हम क्या किए, दो अलग अलग पार्ट मान लिए। देख रहे हैं हम क्या करके, दोनों को अलग अलग। इधर वाला कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को, और प्लस में एक और क्या दिख रहा था, वो भी ऐसे दिख रहा था, है ना, ऐसे दिख रहा था। तो इस केस में जैसे इसमें नंबर ऑफ लूप्स कितना N1 और इसमें N2 लूप्स। ये क्या है तुम्हारा, दोनों तरफ एंड्स क्या है, नोड्स है ना। तो नोड्स वाला, दोनों तरफ नोड्स वाला जो फॉर्मूला था क्या था, फ्रीक्वेंसी का, अभी लिखा है N ठीक है, तो NV/2L। तो अभी सपोज करो कि हम यहाँ पर N का मतलब क्या समझ रहे थे, नंबर ऑफ लूप्स। नहीं समझ आ रहा है? उसमें एक लूप बना था ना, तो N का वैल्यू 1 था, दो लूप बना था तो N का वैल्यू 2 था, तीन लूप बना था तो N का वैल्यू 3 था। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, N1 लूप है ना पहला में, और V का वैल्यू अभी क्या बताया तुमको, T/μ, T/,
म्यू, यही था ना, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल। यहां तक समझ आ रहा है? बोलो, कोई डाउट है? डाउट है? ये किसके लिए लिखे हम? पहला वाला स्ट्रिंग के लिए लिखे, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, दोनों तरफ बंद रस्सी, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी हो रहा था NV/12, और एक लूप के लिए n का वैल्यू 1 था, फिर जब 2 लूप बन गया था तो n2 आ गया था। तो यहाँ पर जो n है ये क्या है तुम्हारा, n1 लूप है ना इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, n1/12 रूट अंडर t/μ। बोलो समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? डाउट है? ठीक है। और यहाँ पर जो मास पर यूनिट लेंथ तुम देखेगा तो एक पतला रस्सी और एक मोटा रस्सी है, तो जो पतला रस्सी है उसका मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, कम होगा ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं m1। बोलो समझ आ रहा है? अब दूसरा का लिख रहे हैं, इसका तो ये फर्स्ट का हो गया फ्रीक्वेंसी, सेकेंड वाला क्या होगा, बोलो डायरेक्ट बोलो, n2/2l रूट अंडर t/μ। बोलो समझ आ रहा है? अब यहाँ पर जैसे हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हम दोनों में सेम क्यों लिए? देखो फ्रीक्वेंसी हम सेम क्यों लिए हैं, जब तुमको स्टैंडिंग वेव पढ़ा रहे थे तो उसमें एक वेव ऐसे गया था और दूसरी बार ये टकरा करके वापस लौट रहा था, ठीक है, इसका ओमेगा भी सेम था और इसका ओमेगा भी सेम था, और फिर फाइनली जो मेरा आया था उसका भी ओमेगा क्या था, सेम। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी आपस में मैच होगा तब ना स्टैंडिंग वेव बनेगा, बिना फ्रीक्वेंसी मैच हुए स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगा ना। तो इस वजह से इसमें जो साउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिंग में जो वेव्स का फ्रीक्वेंसी है वो इस वाले स्ट्रिंग के वेव्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर हम लिए, और दोनों क्या हो गया, मैच हो गया, तो फिर यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स बनना चालू हुई। वो समझ आ रहा है? अब तुम लिख सकते हो, लेंथ दोनों का अलग अलग हो सकता है, एक छोटा रस्सी और एक बड़ा रस्सी, एक मोटा रस्सी एक पतला रस्सी, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो लेंथ L1 हो सकता है, लेंथ L2 हो सकता है, एक पतला रस्सी है तो मास बाय लेंथ μ1 हो सकता है, एक मोटा रस्सी है तो मास बाय लेंथ μ2 हो सकता है, इस तरह से रहेगा। बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या? दूसरा वाला बताए क्या? दूसरा वाला, दूसरा वाला में क्या अंतर दिखेगा तुमको पता है? वो जो नंबर ऑफ लूप्स बन रहा है ना वो आधा ज्यादा बन रहा है, नहीं समझे बात? जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ले लेते हैं m1 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ m2, ठीक है। तो जैसे पहला वाला है ये कैसा स्ट्रिंग है, कैसा स्ट्रिंग है, एक एंड खुला हुआ है, अलग अलग देखे डायग्राम, देखो अलग अलग डायग्राम हम देखते हैं। सपोज करो कि हम दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है, इसका दो डायग्राम है, एक है इधर जिसमें वेव कुछ ऐसे बन रहा है, देखो ध्यान से ऐसे बन रहा है, और इसी के साथ दूसरा तरफ वाला कैसे है, ध्यान से देखो, ऐसी है ना, मिलेगा यहाँ पे, ऐसी है ना। तो इधर में जैसे लूप अगर हम देखेंगे तो अगर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम 3 लेंगे तो और आधा उसमें हमको जोड़ना पड़ेगा, और इसमें जैसे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 2 लेंगे तो उसमें और आधा वेव मेरे को जोड़ना पड़ेगा, यही हो रहा है ना। जैसे यहाँ से 1-2 मीटर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 मीटर, और इसी तरह से यहाँ पर 1-2-3 तो 3.5, इस तरह से ऐड होते जाएगा, आ रहा समझ? तो यहाँ पर तुम्हारा जैसे अगर लूप मान लो 3 है तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा, 3.5, 3.5 लूप्स होगा ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं? उसी तरह से यहाँ पे कितना है, 2.5 लूप है, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा 5/2, समझ आ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर इसमें n1 पूरा कंप्लीट लूप है तो n1 में हमको और कितना ऐड करना पड़ेगा, हाफ, n1 प्लस हाफ लूप है इसमें, और इसमें n2 प्लस हाफ लूप है, समझ आ रहा है? इसमें लूप्स का संख्या इस तरह से तुम लिख सकता है, आ रहा समझ में? ज्यादा झमेला नहीं लेना है तो m1/m2 ले लो, लेकिन ये याद रखना कि एक
आधा ही है। तो M1 जो भी बनेगा वो हमेशा 2.5, 3.5, 4.5 ऐसे रहेगा। तो ये तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा अगर तुम M1/M2 लिखता है, ठीक है, लूप्स का रेशियो, ठीक। लेकिन अगर मान लो कि लूप्स का रेशियो अलग, जैसे कि ओपन वाला है, तो उसमें आधा तो आएगा ना, इधर से आधा उधर से आधा आएगा ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इस हिसाब से तुमको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें लिख दे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या क्या होगा। इसमें फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तुम्हारा N1 + 1/2 लूप्स, या M1 M2 लिख देना, जो बताना चाह रहे तो वो समझ गया है तुम। ठीक है, M1 M2 का वैल्यू देख लेना, इतना है, अगर मन करे तो रख देना। क्लियर हो रहा है? हाफ हमेशा ऐड करना पड़ेगा इसमें, कॉम्पोजिट वाइब्रेशन ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे तुम लिख दो M1/2 L1 √4 यस यस, M1/4 L1 √T/μ1 मान लो इसका, और इसका लिख देते हैं F = M2/4 L2 √T/μ2। समझ गया ना? इसमें भी दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तो क्या हो जाएगा, तब स्टैंडिंग वेव बनेगा, है ना। अदरवाइज फिर वेव प्रोपागेट करते ही रह जाएगा फिर दो एंड्स के बीच में। तो मान लो पहला का फ्रीक्वेंसी है, फिर दूसरा का भी फ्रीक्वेंसी क्या है, F है। तो उस हिसाब से जो मेरा स्टैंडिंग वेव है वो बनना चालू हो जाएगा, जैसा हम लोग पढ़े थे, y = a sin kx - ωt, और एक y = a sin kx + ωt, जिसके आगे माइनस रहेगा। और अगर हम सिंपल दो वेव ले ले, एक जो इधर जा रहा है तो क्या होगा, y = a sin kx - ωt, और एक वेव इधर से आ रहा है तो क्या होगा, y = a sin kx + ωt। इसका सुपरपोजिशन हम करवाए थे, जिसमें कि एक आ गया था y = 2a sin kx cos ωt, ये आया था स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर स्टैंडिंग वेव देखेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ठीक है, और वो दोनों अलग अलग इंडिविजुअल वेव्स दो रस्सी में है, तो उनका भी फ्रीक्वेंसी सेम है, ऐसा हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ ले सकते हैं, N1 हो जाएगा कंप्लीट नंबर ऑफ लूप्स, उसमें आधा और जोड़, तो उस तरह से तुम चाहो तो याद रख सकती हो। तो आज का क्लास यही खत्म होता है, जो भी टॉपिक था इधर पढ़ा दिए, और अगले क्लास में तुमको हम पढ़ाएंगे डॉपलर इफेक्ट।